फ्रेंड्स, आज मैं आपको द ऑर्फन मूवी की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। मूवी की शुरुआत में आप देखेंगे कि एक कपल जॉन और कैट हॉस्पिटल में होते हैं, जिसमें कैट नर्स को बता रही होती है कि यह उसका तीसरा बेबी है, जिसका नाम वो जेसिका रखेंगे। नर्स कैट को ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जा रही है। तभी कैट देखती है कि फर्श पर खून ही खून पड़ा है। अगले ही सीन में डॉक्टर कैट को बताते हैं कि उसने एक स्टील बॉर्न बेबी को जन्म दिया है। यह सुनकर कैट बहुत रोती है, लेकिन तभी कोई गहरी नींद से जागता है। यह कैट ही होती है और इसी सीन से पता चलता है कि कैट बुरा सपना देख रही है। हालांकि सपना काफी हद तक सच होता है। कैट ने एक स्टील बॉर्न बेबी को जन्म दिया है। इस हादसे के बाद से ही कैट डिप्रेशन में चली जाती है। कैट, जो कि एक रिकवरिंग अल्कोहलिक, काउंसलिंग सेशन ले रही होती है। उसके 2 बच्चे हैं, एक 5 साल की डीफ बेटी और एक 12 साल का बेटा, जिसका नाम डैनियल है। कैट और जॉन जेसिका के बाद एक बच्चा गोद लेने की सोचते हैं और उसके लिए वो एक लोकल ऑर्फनेज में जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है 9 साल की एस्टर नाम की बच्ची से। जॉन और कैट को एस्टर बहुत पसंद आती है। एबिगेल उन्हें बताती है कि एस्टर एक रशियन गर्ल है। उसके फॉस्टर पेरेंट्स की एक फायर एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। एस्टर इस हादसे से बाल बाल बची, जिसके बाद जॉन और कैट एस्टर को घर ले आते हैं, जहां मैक्स तो दिल खोलकर एस्टर का स्वागत करती है, लेकिन डैनियल को एस्टर खास पसंद नहीं आती। एस्टर के घर आने के बाद से ही कैट खुश रहने लगती है। जॉन और कैट का रिश्ता फिर से सुधरने भी लगता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जॉन और कैट खुश होते हैं, अपने रूम में इंटरकोर्स कर रहे होते हैं कि तभी वहां एस्टर मैक्स के साथ आ जाती है। वो उन्हें बताती है कि बिजली कड़कने की वजह से उन्हें डर लग रहा है, जिसके बाद वो चारों वहीं एक साथ सो जाते हैं। अगली सुबह जॉन का बेटा यानी डैनियल टॉय गन के साथ फायरिंग गेम खेल रहा होता है कि तभी एक गोली कबूतर को लग जाती है। इस हादसे में वो कबूतर जख्मी हो जाता है। यह देखकर डैनियल डर जाता है और तभी वहीं एस्टर आ जाती है। वो डैनियल को एक पत्थर देकर उस कबूतर को मारने के लिए कहती है। एस्टर कहती है इससे उस कबूतर की सफरिंग खत्म हो जाएगी। फिर भी एस्टर उसे पति ही बेरहमी से उस कबूतर को मार डालती है। अगला सीन स्कूल का होता है। एस्टर को स्कूल में एक लड़की बहुत तंग कर रही होती है। वो एस्टर की गले की चेन को जैसे ही छूती है, वह बहुत बुरी तरह से चिल्लाती है। यह देखकर वहां मौजूद बच्चे सभी डर जाते हैं। वहीं कैट एस्टर के घर आने पर उसे जेसिका की ग्रेव दिखाती है। यह देखकर एस्टर रोने लगती है और इस सीन में हम माँ बेटी की एक प्यारी बॉन्डिंग देखने को मिलती है। वहीं एक दिन जॉन और कैट रोमांस कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ एस्टर आ जाती है। एस्टर दोनों को इंटरकोर्स करते हुए देख लेती है। एस्टर को देखकर वो दोनों एम्बैरेस फील करते हैं। इस इंसिडेंट के बाद कैट एस्टर के पास बात करने जाती है, लेकिन वो यह देखकर चौंक जाती है कि इतनी छोटी सी उम्र में भी उसे इन सब चीजों को लेकर बहुत जानकारी है। कैट थोड़ा सस्पिशियस हो जाती है। वो जॉन से बात करती है, लेकिन जॉन उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। एक एस्टर और मैक्स को लेकर पार्क में जाता है। तभी वहाँ जो लड़की आ जाती है जिसने एस्टर को स्कूल में बली किया होता है। एस्टर उस लड़की को घूरना शुरू कर देती है। यह देखकर वो लड़की थोड़ा डर जाती है। उसके बाद एस्टर उसे स्लाइड से नीचे धक्का दे देती है। घर आने के बाद कैट और जॉन एस्टर से इस बारे में बात करते हैं। एस्टर उन्हें यह कहकर टाल देती है कि वो खेल रहे थे। मैक्स भी एस्टर का साथ देती है और कहती है कि वो भी खेल रहे थे। खेल खेल में वो बच्ची झूले से गिर गई। कैट, जो अब तक एस्टर को लेकर सस्पिशियस हो चुकी थी, वो सिस्टर एबिगेल को कॉल करती है और उसे एस्टर के बारे में सब कुछ बताती है। जिसके बाद सिस्टर एबिगेल कैट और जॉन के घर आती हैं और उन्हें बताती है कि उन्हें लगता है कि उन्होंने एस्टर को गोद लेने में कोई जल्दबाजी की है। उन्हें एस्टर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इससे पहले जब कभी भी ऑर्फन हाउस में कोई भी हादसे हुए थे, वहाँ पर एस्टर मौजूद थी, लेकिन वो किसी न किसी तरह सबको मैनिपुलेट कर लेती है। कैट यह सुनकर परेशान हो जाती है, लेकिन जॉन को इन बातों पर यकीन नहीं होता। एस्टर यह सब सुन लेती है। इसके तुरंत बाद वो मैक्स के रूम में जाती है और उसे मैनिपुलेट कर अपने साथ जॉन के स्टडी रूम में ले जाती है।
जहां से वो ट्री हाउस की चाबी और वेपन चुरा लेती है और मैक्स के साथ सिस्टर एबिगेल के पीछे चल पड़ती है। एक जगह पहुंचकर वो मैक्स को सिस्टर एबिगेल की गाड़ी के आगे धक्का दे देती है, जिससे सिस्टर एबिगेल की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और काफी मुश्किल से वो गाड़ी रोकती है। जैसे ही सिस्टर मैक्स के पास आती है, तभी एस्टर पीछे से उन पर हमला कर देती है और तब तक मारती है जब तक वो मर नहीं जाती। यह देखकर मैक्स डर जाती है, लेकिन एस्टर उसे फिर से मैनिपुलेट कर अपनी साइड कर लेती है। इसके बाद एस्टर वेपन को एक ट्री हाउस में छुपा देती है। एस्टर को ट्री हाउस से निकलते डैनियल देख लेता है। उसे लगता है उसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन एस्टर उसे देख लेती है। उसके बाद रात को एस्टर डैनियल के रूम में जाती है और पेपर कटर से उसे बहुत डराती है ताकि वो यह बात किसी को भी ना बताए। अगली सुबह जॉन और कैट एस्टर को लेकर काउंसलर के पास जाते हैं, जहां एस्टर बहुत ही अच्छे से काउंसलर को भी मैनिपुलेट कर देती है और सारी सिचुएशन को कैट की तरफ मोड़ देती है। जिसके बाद काउंसलर कैट और जॉन से कहती है कि कैट ठीक से एस्टर का ख्याल नहीं रख रही है, जिसकी वजह से उनके बीच बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है। यह सुनकर जॉन कैट से नाराज हो जाता है। पुलिस को सिस्टर एबिगेल की लाश मिलती है। इस हादसे के बाद कैट एस्टर को लेकर और भी अधिक सस्पिशियस हो जाती है और नेट पर पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ती है। कैट प्रूफ के साथ जॉन के पास जाती है और उससे कहती है कि वो एस्टर के बारे में सब कुछ पता करवाए। इसकी शुरुआत वो रशिया के उस ऑर्फनेज में कॉल करके करती है, जहां उसे पता चलता है कि एस्टर नाम की किसी भी बच्ची का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अगले ही सीन में एस्टर कैट के पास आती है और उसे जेसिका के ग्रेव वाले फूल देती है। यह देखकर कैट को बहुत गुस्सा आता है और जोर से उसका हाथ पकड़ती है। तभी वहां जॉन आ जाता है और एस्टर को वहां से ले जाता है। वहीं एस्टर अपने हाथ को खुद जख्मी कर लेती है और जॉन के सामने प्रिटेंड करती है कि यह सब कैट ने किया है, जिससे जॉन कैट से और भी दूर होने लगता है। इससे परेशान कैट बाहर जाकर 2 वाइन की बोतल लाती है, लेकिन घर आकर वो खुद को पीने से रोक लेती है। अगली सुबह कैट बच्चों को छोड़ने स्कूल जाती है। तभी वो देखती है कि डैनियल के बैग से बुक्स बाहर गिर रही हैं। वो कार से उतरकर डैनियल के पास जाती है कि तभी एस्टर पीछे से आकर कार चालू कर देती है। उस वक्त कार में मैक्स बैठी होती है। कार चल पड़ती है। कैट भागकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रोक नहीं पाती। तभी बर्फ से टकराकर कार रुक जाती है और मैक्स बच जाती है। घर आकर जॉन कैट की काउंसलर को घर बुला लेता है। वहीं एस्टर जॉन को बता देती है कि कैट एक रात पहले वाइन लेकर आई थी। यह जानकर कैट की काउंसलर उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर जाने को कहती है। कैट दोनों को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि उसने ड्रिंक नहीं की थी। उसी रात डैनियल मैक्स के रूम में जाता है, जहां वो उसकी पेंटिंग से एस्टर के बारे में सब कुछ जान जाता है। डैनियल डिसाइड करता है कि वो ट्री हाउस जाएगा और सारे सबूत लाकर जॉन को दिखाएगा। एस्टर यह जान जाती है। अगले सुबह एस्टर का रूम साफ करते हुए कैट को एक बुक मिलती है, जिसमें आदमियों की बहुत सारी पिक्स होती हैं। उस बुक में एक इंस्टीट्यूट का लोगो भी बना होता है। वहां कॉल करने पर पता चलता है कि कोई ऑर्फनेज नहीं, बल्कि एक मेंटल असाइलम है। सीन डैनियल पर शिफ्ट होता है। जैसे ही डैनियल ट्री हाउस पर जाता है, एस्टर उसे वहां लॉक करके आग लगा देती है। डैनियल किसी तरह कूदकर अपनी जान बचा लेता है। यह देखकर एस्टर ईंट लेकर उस पर वार करती है, लेकिन मैक्स उसे धक्का देकर रोक देती है। तभी कैट भी वहां पहुंच जाती है और जॉन और कैट डैनियल को तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। कैट एक बार फिर से जॉन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एस्टर ने उसे इस कदर मैनिपुलेट कर दिया होता है कि वो कैट की बातों पर यकीन ही नहीं करता। वहीं दूसरे ही सीन में हम यह देखते हैं कि एस्टर एक बार फिर से डैनियल को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच जाता है। जिसके बाद कैट गुस्से में एस्टर को मारने आती है। जॉन यह देखकर एस्टर को बचाने आता है। वहीं नर्स आकर कैट को इंजेक्शन देकर काबू में कर लेती है। सिचुएशन नॉर्मल होते ही जॉन एस्टर और मैक्स को लेकर घर जाता है। जॉन घर पहुंचकर बहुत शराब पीता है। तभी वहां बेहद ही बोल्ड अंदाज में एस्टर आती है और जॉन को सिड्यूस करने की कोशिश करती है।
लेकिन जॉन उसे रोक देता है और कहता है कि वो उसकी बेटी है। यह सुनकर एस्टर गुस्से में अपने कमरे में चली आती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैट को रशिया के एक हॉस्पिटल से कॉल आता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि एस्टर कोई बच्ची नहीं है, उसका असली नाम लीना है और वह एक 33 साल की औरत है जिसे हाइपोपिट्यूटरिज्म है। यह एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें लोग अपनी उम्र से छोटे नजर आते हैं। उनकी फिजिकल ग्रोथ रुक जाती है। डॉक्टर कैट को बताते हैं कि यह काफी खतरनाक है। उसने अब तक 7 लोगों का खून किया है, जिसमें उसके फॉस्टर पेरेंट्स भी शामिल हैं। वहाँ भी एस्टर ने अपने फॉस्टर फादर को सिड्यूस करने की कोशिश की थी। इसके बाद डॉक्टर कैट को तुरंत पुलिस को जानकारी देने के लिए कहते हैं। दूसरे ही सीन में हम देखते हैं कि एस्टर अपने असली रूप पे आ चुकी है। जॉन उसके कमरे में आता है और वहाँ वो एस्टर द्वारा बनाई गई सेक्सुअल पेंटिंग को देखकर चौंक जाता है और अपने फोन की रिंग सुनते ही वापस हॉल में आता है कि तभी पीछे से एस्टर चाकू से उस पर हमला कर देती है और तब तक करती रहती है जब तक कि वो मर नहीं जाता। एस्टर को देखकर मैक्स ग्रीन हाउस में छुप जाती है। तभी कैट घर पहुंचती है जहां वो जॉन को मरा हुआ पाती है और खूब रोती है, लेकिन मैक्स का ख्याल आते ही उसे ढूंढने लगती है। किसी तरह कैट मैक्स को ढूंढ निकालती है और जैसे ही उसे लेकर जाने लगती है तब तक एस्टर उन पर हमला करना शुरू कर देती है। यह देखकर मैक्स गोली चलाती है जो कैट और एस्टर को तो नहीं लगती, लेकिन इससे बर्फ टूट जाती है और एस्टर और कैट पानी के अंदर चले जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि एस्टर कैट को मारने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कैट किसी तरह बाहर निकल आती है और मैक्स को लेकर वहां से चली जाती है। इसी के साथ यह मूवी यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।